डॉक्टर अभय, इनका शुक्रिया। दोस्तों, जी। एक फेसबुक लाइव में मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम लोग जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं उस पे चर्चा अमूमन नहीं होता है, क्योंकि उन बातों पे चर्चा करने से जो सिस्टम के अंदर में जो उसका दोहरा चरित्र है या जो सिस्टम का एक शोषणकारी, एक एक्सप्लॉइटेटिव जो नेचर है, वो सामने आ जाता है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मतलब हिंदुस्तान का अगर कहा जाए तो अगर द बेस्ट यूनिवर्सिटी ना कहे तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी तो जरूर ही कह सकते हैं, जहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं। बहुत ज्यादा फैकल्टी पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो भूखमरी के शिकार हैं। अब आप ये बात अगर सुनेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे पढ़ाने वाला कोई असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे खाने के लिए मर सकता है। इसलिए क्यों नहीं खाने के लिए मर सकता है, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट फैकल्टीज के तौर पर जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ओपन स्कूल में काम करें, चाहे एनसी वेब में काम करें। यानी एनसी वेब का मतलब होता है जो लड़कियों के लिए जो रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर पाती है, उनके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं नॉन कॉलेजिएट बोर्ड फॉर वुमेन्स एजुकेशन। यानी सारी शिक्षा जो रेगुलर एजुकेशन की है वो सब उनको दी जाती है। शिक्षक भी वही कोर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनको सैलरी आप सोचिए कितने दिन के बाद आती है। अगर आज मैंने क्लास ली तो इसकी सैलरी आज आ जानी चाहिए, चलो आज नहीं तो एक हफ्ते के बाद आनी चाहिए, एक हफ्ते नहीं तो चलो एक महीने में आ जाना चाहिए, एक महीना नहीं तो चलो पूरा कोर्स सेमेस्टर खत्म हो जाए उस पे आ जाना चाहिए। नहीं, 1 साल 1.5 साल से भी बकाया राशि नहीं मिली हुई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में या दिल्ली में कहीं पर भी अगर जेएनयू के आसपास रहते हैं और कहीं भी रहते हैं तो आपको एक मामूली से कमरे में रहने के लिए कम से कम आपको 6,000 से 7,000 रुपए किराया देना पड़ता है। ऊपर से 5,000 से 6,000 रुपए खाने पीने का कोई खर्च हो गए। घर पे क्या आप पैसे भेजते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, ये सब बात को सिस्टम को दिल्ली यूनिवर्सिटी को कुछ लेना देना नहीं है। मकान मालिक एक दिन भी अगर आपको किराया नहीं दे तो मकान मालिक आपका सामान बाहर फेंक देगा। ग्रोसरी शॉप में जाएंगे, अगर आप जाएंगे तो आपको कोई भी सामान उधार में नहीं मिल सकता है। बच्चों से फीस लिए बगैर उनका दाखिला नहीं हो सकता है। लेकिन टीचर जो दिन रात पढ़ाते हैं उनको उनकी सैलरी भी 1.5 साल से नहीं मिली। ये है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गेस्ट शिक्षक, यानी जिसको आप लोग कहते हैं कि अतिथि शिक्षक की ये हालत। और इस मामले पर अगर हम बोलेंगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स एसोसिएशन बोलेगा तो लगता है कि अरे ये क्या बात हो गई, ये तो सिस्टम की जो अंदर की जो बुराई है, जो सड़ाद है वो सामने आ जाता है। तो बहुत लोग इस पे बोलते नहीं है। जिनका परमानेंट जॉब है उनके लिए तो आवाज कुछ कुछ उठ जाती है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं उठ पाती है। तो आरती जी को, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से हिंदी में वो पीएचडी कर रही हैं और इनका जो रुझान है वो अंबेडकर विचारधारा से है। और इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है एनसी वेब में शिक्षकों के सवाल को लेके कि उनके मतलब रिक्रूटमेंट में जो धांधली है उसका भी सवाल उन्होंने उठाया। उनको पैसे नहीं मिलते हैं, इसका भी उन्होंने सवाल उठाया। और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी टीचरों को छुट्टी मिलती है, एनसी वेब के टीचरों को और गेस्ट टीचरों को क्यों नहीं छुट्टी मिलती है। जैसे मजदूर से भी बदतर उनकी हालत है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि आरती जी का साथ देने के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। अगर हम दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों की बात करें तो उनको भी बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। और जो तथाकथित प्रगतिशील संगठन से जुड़े हुए जो शिक्षक के नेता हैं
उनको भी लगता है अरे ये तो सड़क के लोग हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे तो हमारी हैसियत खराब हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन कुछ लंबा हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। और बाकी के 20 या 25 या 30 मिनट पे जो बचे हुए हैं, वो अब मैं आरती जी को कहूंगा कि वो अपनी बातों को रखें और बताएं। मैं भी एक अतिथि शिक्षक के तौर पर पढ़ाता हूं, मुझे भी सैलरी नहीं मिली है, मुझे भी रूम का किराया देना है। आज 15 तारीख या 14 तारीख होगी, हमारे पास भी किराया देने के लिए पैसे नहीं है। ये भी अतिथि शिक्षक के तौर पर पढ़ाती हैं। तो हमने सोचा कि इस गोशे को, इस पहलू पर भी बात हो। तो आरती जी, सबसे पहले आप ये बताइए, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षक क्या हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए और उनके अहम मुद्दे क्या हैं। और आप जो हैं आरती जी, ये प्रेसिडेंट हैं गेस्ट टीचर एसोसिएशन के, उनके साथ आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज भी है इनका। तो इनकी हिम्मत अफजाई करने की जरूरत है। तो आरती जी, अब इस पूरे मामले को आप बताइए कि क्या है। जी आरती जी। शुक्रिया अभय। और जैसा आपने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश भर से आए स्टूडेंट्स के लिए एक मंच तैयार करता है, लेकिन उस विश्वविद्यालय में अगर हम देखें तो भारतीय वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जैसे 4 वर्ण हमारे भारतीय व्यवस्था में है कि ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, ऐसे ही वर्ण व्यवस्था हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में, सो कॉल्ड दिल्ली विश्वविद्यालय में बन गई है, जिसमें स्थायी हम ब्राह्मण को ले लेते हैं, सबसे अपर है वो। तदर्थ जो है, जिसको एडहॉक टीचर बोलते हैं, वो क्षत्रिय हो गए। रेगुलर कॉलेज का जो गेस्ट टीचर है वो वैश्य है कि ठीक है चलो व्यापार चल रहा है उसका। लेकिन जो एनसी वेब और एसयूएल के टीचर हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत बड़े संस्थान हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड, इनके जो शिक्षक हैं वो हमारे समाज के एकदम निचले तबके के हिसाब से बने गए शिक्षक हैं और उनको वैसे ही बनाया जा रहा है लगातार। एक वक्त था जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एनसी वेब और एसयूएल में पढ़ाने वाले शिक्षक रेगुलर परमानेंट टीचर होते थे और एडहॉक टीचर होते थे, तो उनको पेमेंट आए या ना आए उनको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मंथली पेमेंट उन्हें मिलती थी। लेकिन पिछले साल 2019 में जब एनसी वेब ने एक नीति तैयार करी कि आप लाइन लगा लीजिए और उसके आधार पे हम जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उसका विरोध जब किया गया, सब जानते ही हैं आप कि 6 दिन एनसी वेब में बंद कर रखा गया हम लोगों को। 6 टीचर थे हम लोग, और आज भी एनसी वेब की बिल्डिंग तक में घुसने की हमें मनाही है। हमें पूछा जाता है कि आप गेस्ट फैकल्टी है, हम बोलते हैं हाँ, तो आप गेस्ट फैकल्टी ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्डिंग के अंदर ही नहीं जा सकता है। तो उस व्यवस्था को परिवर्तित किया गया। उस व्यवस्था में ये बदलाव आया कि अब एटलीस्ट एडहॉक पैनल के हिसाब से रिक्रूटमेंट किया गया है। इस बार ऑनलाइन वैकेंसीज वैसे मंगाई गई थी, लेकिन एसयूएल में आज भी कोई व्यवस्था नहीं है। रिक्रूटमेंट फोन के द्वारा होता है एसयूएल में, कोई नियम कानून नहीं है कि कहाँ से किसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन, अभी आज 12 तारीख को ही वहां पे वोटिंग हुई और रिजल्ट आया है। आप किसी का भी घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, वहां पर गेस्ट टीचर्स की डिमांड्स कितनी हैं, कितने मुद्दे हैं, क्या वहां पे उसके घोषणा पत्र में वो चीज लिखी है, वो चीजें वहां पे क्या दर्ज है। एडहॉक का समायोजन हो, वहां पे वो दर्ज हो जाता है, लेकिन क्या किसी टीचर ने अपने पत्र में ये लिखने की कोशिश की कि 1.5 साल से हम टीचर्स को पेमेंट नहीं मिला है। एसयूएल ने 2019 सितंबर दिसंबर जो सेशन था उसका आज तक पेमेंट नहीं दिया है। एसयूएल के अध्यक्ष से जब हम लोगों ने 14 दिसंबर 2020 में मुलाकात करी, तो वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि कौन से टीचर का पेमेंट नहीं मिला है। 1 महीने पहले बनी संस्था से वो ये जवाब मांगते हैं। मेरा तुरंत प्रश्न था, सर अगर एक टीचर का भी पेमेंट नहीं मिला है तो हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमसे आंकड़े मांग रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पेमेंट रिलीज क्यों नहीं किया है। और आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा, आर्यभट्ट कॉलेज का अभी तक पेमेंट नहीं आया है। ऐसे बहुत से कॉलेजेस जिसका पेमेंट नहीं आया है, और उन्होंने सितंबर से दिसंबर 2019 का पेमेंट कुछ कॉलेजेस में दिया है, कुछ कॉलेजेस का पेमेंट उन्होंने बाकी के सेशन का भी नहीं दिया है। जब हम अध्यक्ष से ये बात करते हैं, ठीक है, कि आप पेमेंट क्यों नहीं करते हैं, और एनसी वेब ने भी उनके डायरेक्टर ने भी ये लिख के भेजा, एक पेपर में छपा है हिंदुस्तान टाइम्स में, कि हमें कॉलेज से फाइल नहीं मिलती है।
आपको कॉलेज से फाइल नहीं मिल रही है, इसीलिए आपने लगभग 3,500 शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है। एनसी वेब का एक भी टीचर अभी तक, उसको जनवरी 2020 से जो सेशन होता है, जनवरी से मई 2020 तक का, उसका एक भी रुपया नहीं दिया गया है। आपको कॉलेज से अगर फाइल नहीं मिल रही है, आप कॉलेज के स्टाफ में तब्दीली कीजिए, आप वहां पे जाके कंप्लेंट करिए, आप अथॉरिटी हैं, आप लेक्चर देते हैं। हमारी डायरेक्टर साहब जो हैं, हमारी एक रिस्पेक्टेड, क्योंकि हमारे तो अभी अथॉरिटी हैं, वो तो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे है, स्पोक पर्सन है, वो टीवी में, मीडिया में, सब जगह वो भाषण देंगी। लेकिन उनको जब लेटर लिखा गया गेस्ट टीचर एसोसिएशन की तरफ से, और उनसे पूछा गया कि मैम हम आपसे पूछते हैं कि हम लोगों को पेमेंट क्यों नहीं मिला है, तो आज तक उनका जवाब नहीं आया। ऐसी स्थिति वहां पर बना दी गई है। 2019 के सितंबर दिसंबर का जो हमारा सेशन था, हम लोगों ने कॉपी चेक करी, हम लोगों ने एग्जाम की ड्यूटी करी, उसका पैसा नहीं दिया गया है। एसयूएल ने असाइनमेंट, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो सब बच्चों के जो पेपर थे वो रद्द कर दिए गए, और ऐसी सिचुएशन में जो असाइनमेंट बच्चों के थे, जो हम लोग सेमेस्टर में 2 असाइनमेंट लेते हैं, उन्हीं असाइनमेंट्स को एज आंसर स्क्रिप्ट हमसे चेक करवाया, और आंसर स्क्रिप्ट चेक करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैसा 25 रुपए पर कॉपी है। लेकिन हमसे, क्योंकि हम बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई पहुंच नहीं है, क्योंकि हम उस स्तर पे जी रहे हैं जहां पर हमारा लगातार शोषण हो सकता है, हमारे पास वोटिंग राइट नहीं है, हमें किसी टीचर एसोसिएशन का कोई हाथ हमारे ऊपर नहीं है, कोई परमानेंट टीचर हमारे साथ आके खड़ा नहीं होता है। हम गेस्ट टीचर्स जो एनसी वेब बरसवेल में पढ़ा रहे हैं, एक मिनिमम टीचर हैं जिसका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता, जो यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस गेस्ट टीचर को वो 10 रुपए असाइनमेंट एक आंसर स्क्रिप्ट के तौर पे चेक करवाया गया, 10 रुपए पर कॉपी के हिसाब से, जबकि आंसर स्क्रिप्ट को चेक करने का दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि वो 25 रुपए पर कॉपी देगा। सीधा सीधा 15 रुपए हमारे काट लिए गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम एक ऐसे मजबूर बना दिए गए हैं कि हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। और बिल्कुल ठीक आपने, लगभग 3,000 गेस्ट टीचर्स हैं जो एनसी और एससी में पढ़ा रहे हैं, 12 के आसपास एनसी वेब ने की है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। सबको लगता है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट का इंटरव्यू होगा, परमानेंट पोस्ट आएंगी, एडहॉक पोस्ट आएंगी, गेस्ट टीचर की पोस्ट आएंगी, तो हमें वहां पे लगाया जाएगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो लगातार मुझे परेशान कर रहे थे, लगातार हमारे साथियों को परेशान कर रहे थे, और हमने सोचा कि क्यों ना इन मुद्दों को लेके लड़ा जाए। आप ये एक, मैं हर्ष की बात भी कह सकती हूँ, एक दुखद सूचना भी है कि भारत का पहला एक संगठन है जो गेस्ट टीचर्स के लिए काम कर रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पर। आज तक गेस्ट टीचर्स के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। जब एडहॉक वहां पर हम ये पूछते हैं कि हमें इतना कम आंका क्यों जा रहा है, क्या गेस्ट टीचर को जिस चीज को पढ़ाता है, क्या वो सिलेबस अलग है, क्या वो कॉलेज अलग है, क्या उस कॉलेज की मिट्टी अलग है, वो वातावरण अलग है, क्या अलग है? ऐसा क्यों है कि हमें शिक्षा मंत्री से लेकर, शिक्षा मंत्रालय से लेकर यूनिवर्सिटी के क्लासरूम तक हमें हरास किया जाता है। टीआईसी आके कभी भी हम लोगों को डांट देती हैं। हम एक प्रोग्राम अटेंड ना करें तो एनसी वेब की डायरेक्टर हमें ईमेल करती हैं कि आपने वो प्रोग्राम क्यों अटेंड नहीं किया, आप हमें रिप्लाई दीजिए। तो ये हरासमेंट क्यों? सबसे ज्यादा जो वेतन का मुद्दा है, मुझे लगता है कि आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी, हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। मैं एक जेआरएफ होल्डर हूँ, लगातार मेरी फेलोशिप कुछ समय के ब्रेक पर आ रही है। कोरोना के टाइम पर हम लोगों के पास में बिल्कुल पैसा नहीं था, क्योंकि फेलोशिप से ही घर चलता है, और बिल्कुल पैसा नहीं था। 75,000 रुपए मेरी पेमेंट का बाकी है, वो असाइनमेंट चेकिंग का पैसा वापस बाकी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए थे। एक टीचर ने मुझे फोन किया, उनके पापा एकदम मरने की हालत में हैं, वो एनसी वेब जाके लगातार उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेरी पेमेंट दे दीजिए, मैं अपने पापा का इलाज करवाना चाहती हूँ।
और आज वो उनके पापा इस सिचुएशन में हैं कि डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है क्योंकि वो इलाज नहीं करवा पाई। तो एक टीचर, हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक पढ़कर आए हैं, खासकर जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उनके पास कोई अप्रोच नहीं होता है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसको गॉडफादर कह के वो यूनिवर्सिटी में अप्रोच लगवा कर एडहॉक टीचर हो जाए, परमानेंट टीचर हो जाए। उसके पास विकल्प बचता है गेस्ट फैकल्टी का। और गेस्ट फैकल्टी का जो ये विकल्प है वो इतना शोषण वाला है, इतना शोषण वाला है कि हम लगातार मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, हम लगातार इकोनॉमिकली टॉर्चर हो रहे हैं। हमें कोई उधार देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम उधार तो ले लेंगे लेकिन हम वापस कब करेंगे हमें नहीं पता है। मई 2020 के सेशन का पैसा, जो जनवरी से मई तक का सेशन है, उस तक का पैसा आज फरवरी 14 हो चुकी है, हमें नहीं। लोग कहते हैं कि एनसीवेब का रूल है कि 6 महीने में पैसा मिलेगा, एसओएल का रूल है कि साल के अंत में पैसा मिलेगा। मैं पूछती हूँ, ये रूल बनाया किसने और क्यों? ये कौन सी संविधान में लिखा है कि आप 1 साल बाद एक वर्कर को पैसा देंगे? कोरोना के टाइम पर जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप घर के कामगार तक का पैसा नहीं रोक सकते, उस समय पर हमारी पेमेंट रोकी गई है। यानी कि आपकी नजर में हमारी जो हैसियत है वो घर के कामगार की से भी निम्न है, आप हमें उतना भी नहीं आंकते हैं। हम लगातार, अभी जैसे आपसे बात हो रही थी, हम सीमित संसाधनों में अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को लगातार अच्छी एजुकेशन दें। उतने में ही हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स तक ये चीजें नहीं जाती हैं। वो बच्चे कौन है जिनको हम पढ़ा रहे हैं? अगर हम इस तनाव में जी रहे हैं कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं है, हम एक अच्छे वातावरण में नहीं जी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें कब कॉल आएगा या नहीं आएगा, या हम मेरा कोई जानकार है ही नहीं तो मुझे कॉल क्यों आएगा एनसीवेब और एसएल से। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उस तबके को क्या पढ़ाऊंगी जो बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन तक पहुंचा है। मैं खास एनसीवेब की बात कर रही हूँ क्योंकि वो महिलाओं के लिए बनाया गया एक संस्था है और वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हाशिए के समाज के बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वीक बैकग्राउंड के हैं। अभी मेरे लगभग 40 बच्चे हैं मेरी क्लास में, 20 से 21 बच्चे आते हैं, बाकी बच्चों के पास में संसाधन ही नहीं है। तो ऐसे में मैं अगर खुद उस चीज से जूझ रही हूँ, मैं कैसे अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगी? और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, इस एनसीवेब में पढ़ा रहे उस 1200 टीचर्स का सवाल है जो अपने शोषण के खिलाफ खुद चुप है। और वो आवाज मुझे नहीं पता वो क्यों आवाज नहीं उठाना चाह रहे हैं और क्यों नहीं उठाते हैं, लेकिन ये है कि एक संगठन बनाया है और उस पर हम काम करें लगातार। जो वेतनमान है उसको लेके ही हमने लगभग 5 से 6 प्रोटेस्ट किए हैं। 2 प्रोटेस्ट हम फिजिकल प्रोटेस्ट कर चुके हैं, 3 फिजिकल प्रोटेस्ट हम लोग कर चुके हैं और बाकी हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किए हैं। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें पेमेंट दी जाए, हमारी मेन डिमांड ये है कि हमारे पेमेंट को आप मंथली रिलीज करें। आपके पास वर्कर नहीं है तो आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए गेस्ट फैकल्टी सर्वाइव नहीं करेगा। जी अभय सर। आपने सही कहा जी, आरती जी आपने बहुत सही कहा। आप ही की बातों को मैं फिर से उसको दोहराना चाहूंगा जो मुख्य बिंदु आपने यहाँ पे उठाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आरती जी ने कहा कि जिस तरह से समाज के अंदर में वर्ण व्यवस्था है, जिस तरह से समाज के अंदर में तबकाती निजाम है कि कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा, एक स्टेटा बना होता है कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। उसी तरह से अगर शिक्षण को देख लीजिए, अगर टीचिंग सिस्टम को देख लीजिए, तो यहाँ पे पाएंगे कि एक परमानेंट जॉब किसी की है तो उनके नीचे एडहॉक आ गए हैं। एडहॉक का मतलब होता है सैलरी उनकी मिलती है परमानेंट के मुताबिक कुछ चीजों को छोड़ के, लेकिन उनका जॉब पक्का नहीं है। हर 4 महीने के बाद उनको क्या होता है, डिपार्टमेंट से 1 दिन के लिए बाहर किया जाता है और फिर उनको रखा जाता है ताकि उनका क्लेम न बन सके। उसके बाद क्या है, उससे नीचे कौन लोग आते हैं, तो गेस्ट टीचर आते हैं जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनसे भी नीचे हम जैसे लोग हैं, जैसे आरती जी और मैं हूं, जो कि एसओएल में जो ओपन लर्निंग जो स्कूल्स है या जो कहिए एनसीवेब है, वहां पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों को सैलरी 6 महीने साल भर 1.5 साल से नहीं मिलेगी
और अफसोस की बात यह है कि जो मैं पेपर पढ़ा रहा हूं, मैं अभी बीए फोर्थ सेमेस्टर को इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ा रहा हूं, और आरती जी आज तक किसी को नहीं सूझा कि आपने सिलेबस तो बना दिया, लेकिन सिलेबस के जो मटेरियल हैं वो कहीं मौजूद नहीं है। हिंदू कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा कॉलेज है, या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां के जो फोटोकॉपी जो शॉप होते हैं, अगर वहां पे मटेरियल आपको नहीं मिला तो समझ लीजिए आपको दिल्ली में मटेरियल नहीं मिला। मैंने दोनों लोगों को फोन किया, उन्होंने कहा कि अभी तक वो रीडर तैयार नहीं हुआ है। मतलब शर्म आनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को कि आप लोग किताबों का नाम तो जब आप जब डलवाते हैं सिलेबस बनवाने में, तो आपको लगता है कि बड़ी बड़ी रीडिंग डलवा दो ताकि लोगों को लगे अरे क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपके पास उसका एक कॉपी भी नहीं है जिसको बच्चे पढ़ सके। और आपको भी पता है कि जो आर्टिकल्स और जो किताब सिलेबस में डाला जाता है वो सब मोनेटाइज्ड है। मोनेटाइज का मतलब है कि वो इजीली डाउनलोड नहीं हो सकते हैं। अगर कोई आर्टिकल जे स्टोर पे है तो उसके लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। अब एक आर्टिकल जो है आरती जी, हम लोगों को पढ़ाना है इंटरनेशनल रिलेशन में स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर पे, और वो जो है मंथली रिव्यू में, उसके लिए $20 $50 रुपया मांग रहा है। वो कहां से मैं लाके दूं? मटेरियल नहीं है हिंदी में जो मटेरियल अंग्रेजी में, उसको ट्रांसलेट कराने के लिए किसी के पास जगह नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, और हम लोगों को एक पैसा मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं वो वही मटेरियल पढ़ाते हैं, और जो मटेरियल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इतनी तकलीफ है कि इस तकलीफ को हम किससे बयान करें। और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग तो हमें इंसान समझते ही नहीं है, और जो हमारे तथाकथित नेता जो हैं, जो शिक्षक गण के जो नेता हैं, उनके लिए भी हम इंसान नहीं है, क्योंकि हम उनके वर्ण व्यवस्था में हम नीचे पायदान पे हैं, तो हमें वो इंसान मानते ही नहीं है। तो ये हमने सोचा आरती जी से ये सारी बातें इसलिए की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या आना चाहते हैं, कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में कितना मतलब ध्यान दे रहा है, कितना तवज्जो दे रहा है। जीरो तवज्जो है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ऊपर से ऊपर बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं कि ये विश्व गुरु हम इनको बनाएंगे। विश्व गुरु कैसे बनाएंगे जब आप अपने शिक्षकों को आप तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, जब मटेरियल आप बच्चों को मुहैया नहीं करा सकते हैं। और जो जो तंत्र चल रहा है आरती जी, वो तंत्र ये है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के सैल्यूट मारना है साहब लोगों को। जी, सैल्यूट मारना है साहब लोगों को, ये सिस्टम है। ये बातें बड़े बड़े लोग इसलिए नहीं कहते हैं ताकि उनका जो रिलेशंस है एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो उनका खराब ना हो, उनका काम जो है पीछे के दरवाजे से हो जाए। और हम जैसे लोग, अभय या आरती जैसे लोग जब ये बातें खुल के कहते हैं, तो हम लोगों को कहा जाता है कि अरे ये क्या मतलब उल्टी सीधी बातें इन लोगों ने करनी शुरू कर दी है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल ये कर रहा हूं कि आरती जी, आपने बहुत ही भयानक तस्वीर जो है, जो हम सब जानते हैं, जब झेल रहे हैं, उसको आपने सबके साथ साझा किया, और बहुत सारी टेक्निकल बातों को भी आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताया। तो अब आगे जो है, आगे का कुछ आपका क्या, आगे का क्या आपका प्लान है, क्या आप आगे करने जा रही हैं? और जो लोग या जो दोस्त हमारे एनसी वेब में पढ़ा रहे हैं, एसओएल में पढ़ा रहे हैं और गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, बात सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं है, मैं ये भी ऐड कर देना चाहता हूं कि जो लोग मान लीजिए इलाहाबाद या पटना यूनिवर्सिटी या दूसरी जगह पे पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे ही तरह के प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जिसकी आप दो बातें जरा और विस्तृत से हमको बता दीजिए, फिर हम इस बातचीत को आज के लिए यहीं पे खत्म कर देंगे। पहला ये, आगे का आपका मतलब क्या स्ट्रेटेजी है और क्या क्या काम हो रहा है, और आपके इस कारवां के साथ जो लोग कैसे जुड़े, और जो गेस्ट टीचर्स जो हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और उनसे कैसे आप अपील करेंगी कि वो आपके साथ जुड़े, और हम क्या कर सकते हैं कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लोग मुंह खोले, जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त न करें, क्योंकि हम बर्दाश्त करते करते आज हम इस हालत पे आ गए हैं। जो प्रगतिशील लोग भी हैं वो भी हमें बार बार कहते हैं चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। आज प्रगतिशील लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनको भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि कभी उन्होंने हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। तो बस दो सवाल है, एक बता दीजिए क्या आपका आगे का क्या इरादा है, आपका क्या कर रही हैं, और आप लोगों से कैसे चाहेंगे कि आपके साथ जुड़े और लोग अपनी आवाज को कैसे बुलंद करें। जी आरती जी। अभय,
हम लोगों ने एक मतलब जो संगठन चल रहा है फिलहाल, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे है, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत सारे, 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं और एक सिग्नल पे ग्रुप है। तो उसमें हम लोग लगातार मीटिंग करते हैं, गूगल के माध्यम से हम मीटिंग करते हैं और जो लोग उसमें आते हैं हम सजेशन से सारे कार्यक्रम को तय करते हैं, क्योंकि अभी ये है कि तुरंत हम विरोध प्रदर्शन में नहीं जा सकते। वेतन पे हम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गेस्ट फैकल्टी के एक्सपीरियंस को लेके, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस कभी टीचिंग पोस्ट के लिए, अगर आप रेगुलर टीचिंग पोस्ट के लिए जाएंगे तो उसमें काउंट ही नहीं होता है। उसके लिए हम लोगों ने लेटर लिखे हैं और आरटीआई हम लोग फाइल कर चुके हैं, उसका जवाब आने में अभी 10 से 15 दिन बाकी है। एनसी वेब पे भी आरटीआई डाली गई है, एसयूएल पे भी आरटीआई डाली गई है। दूसरा ये, क्योंकि हम अभी एकदम प्राथमिक स्तर पर हैं, एकदम एक शुरुआती स्तर पर हैं, तो अभी हमारा जो काम है वो दिल्ली विश्वविद्यालय तक केंद्रित है, क्योंकि क्रांति की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लगता है अभी यहाँ पर है, शोषण सबसे ज्यादा यहाँ पे झेल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग हमसे जुड़ेंगे, और ये मेरे लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि मेरे से मतलब इस संगठन से ना सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के बल्कि जामिया के, जेएनयू के और दिल्ली से बाहर की जो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, वहाँ की गेस्ट फैकल्टी भी लगातार जुड़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग ये है कि हम धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं। अभी लड़ाई एनसी वेब और एसयूएल तक केंद्रित है, क्योंकि वो बहुत बड़े मुद्दे हैं कि 1 साल से हमें पैसा नहीं मिला है, लेकिन धीरे धीरे हम आगे भी स्टेप फॉरवर्ड करेंगे और जो एक बड़ा आंदोलन कहूं या एक बड़ी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि स्थाई के लिए हम लोग चले तो जाते हैं, लेकिन मेरा 2 साल का एनसी वेब का एक्सपीरियंस है, वो काउंट नहीं होता है। यहाँ तक कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए भी अगर आप गेस्ट फैकल्टी रहे हैं तो वो काउंट नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जिसको हमें लड़ना है, और मुझे लगता है पूरे देश भर के ट्टीचर्स को हमारे साथ में आना चाहिए। लोग हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं लगातार हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे जो पेजेस हैं गेस्ट टीचर एसोसिएशन के नाम से, उस पर संगठन के फॉर्म्स को मैं लगातार, सदस्यता फॉर्म को मैं भेज रही हूँ, और जो लोग उसमें सदस्यता फॉर्म को भरते हैं मैं वहां पर फिर उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेती हूँ। सदस्यता शुल्क भी हमने रखा है जो बहुत मिनिमम, क्योंकि हम आर्थिक स्थिति से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो 200 रुपए का सदस्यता शुल्क हमने रखा है, जो मुझे लगता है कि कोई भी टीचर अफोर्ड कर पाएगा, साल भर के 200 रुपए, और उससे आप हमारे गेस्ट टीचर के एसोसिएशन के एक पेड मेंबर हो सकते हैं। ये है लड़ाई लड़ने का सोचा है, जो एक व्यवस्था है, जो पदक्रम है। मैं, आपने शुरू में बोला था कि मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा को रखती हूँ, तो उसकी समझ रखती हूँ और उसमें मैं रुचि रखती हूँ। तो जैसे उस समाज में, उस जगह पे हम लोग लड़ रहे हैं एक वर्ण व्यवस्था से, वैसे ही इस वर्ण व्यवस्था से जो विश्वविद्यालयों में, जो महाविद्यालयों में एक बना दी गई है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, गेस्ट टीचर है, ठीक है, या एक है, हमें उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, उसकी कोई पहचान नहीं है। उस पहचान को लेकर आने का मेरी लड़ाई है, और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। 2 महीने भी नहीं हुए हैं इस संगठन को। 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन हम लोगों ने शुरुआत करी थी, इनॉग्रल प्रोग्राम किया था, और तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग जुड़े हैं। लेकिन वही है, प्लेटफॉर्म पर, एक सोशल मीडिया पर जुड़ना अलग है और जमीनी स्तर पर आना बहुत अलग बात होती है। तो अगर इतने ही लोग मेरे साथ जमीन पर भी जुड़ेंगे तो ये जो लड़ाइयां हैं, जो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, एक तेज गति पकड़ेंगी, और मुझे लगता है व्यवस्था को परिवर्तन में आना पड़ेगा। आरती जी, एक सवाल आप बताइए, बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे भी ये कहते हैं कि देखो, एक तो तुम्हें जॉब मिल नहीं रही है, और एक मिला भी है तो इस तरह के बहस करके, सिस्टम से लड़के तुम अपने जो इम्कानात हैं, तुम्हारी जो संभावना है जॉब मिलने का, उसको भी तुम बंद कर देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों से आप कैसे अपील करेंगे कि वो चुप्पी तोड़े इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ? उनको लगता है कि जुल्म और ज्यादती पे चुप्पी मतलब अगर चुप्पी तोड़ेंगे तो हमारी हालत और भी खराब हो जाएगी। लेकिन आपने कभी नहीं डरा, और आपने एनसी वेब के दफ्तर पे आपने प्रोटेस्ट किया, आपको वहां पे आपके साथ बहुत ही ज्यादती की गई। 2 साल पहले की बात है, आपको पकड़ा भी गया, वहां पे आपको कन्फाइन भी किया गया।
ये सब पर भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, जिनको लगता है कि ज्यादा बोलने से उनका हित खराब हो जाता है, ऐसे शिक्षकों से आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? जी। अभी मैं हमेशा टीचर से जब मीटिंग करती हूँ तो मैं एक सवाल पूछती हूँ कि हम टीचर हैं और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, खासकर एनसी वेब जैसे संस्थान में, एसओएल जैसे संस्थान में, जो हाशिए के बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, एनसी वेब की बच्चियों को हम क्या सिखा रहे हैं? हम यही सिखाते हैं कक्षा में, डरना नहीं है, इस व्यवस्था से लड़ना है। और एक शिक्षक होके अगर मैं इस व्यवस्था से नहीं लड़ती हूँ तो मुझे लगता है मेरी कथनी और करनी में फर्क आएगा, और जो मेरे बच्चे जिनके सामने मैं एक प्राउड एक अच्छा चेहरा लेके जाती हूँ, वो मैं उनको चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगी। एक ही नैतिकता का एक पक्ष है। लेकिन मेरा एक सवाल उन लोगों से हमेशा रहता है जो लड़ना नहीं चाहते हैं, जो एकदम पीठ पे मतलब फेर के बैठे हैं, और जिनको लगता है कि लड़ने के लिए तो दूसरा भगत सिंह पैदा हो जाएगा, दूसरे घर से मुझे जाने की क्या जरूरत। उनसे मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि आपको लगता है आप उस पद क्रम में हैं, जैसे हमारे भारतीय समाज में जो हाशिए के जो जातियां हैं, उनको लगता है कि हम हिंदूवादी नारे ले लेंगे, हम हिंदू धर्म में अगर हम नाम ले देंगे तो हम हिंदू हो जाएंगे, हम उस वर्ण व्यवस्था में ऊपर आ जाएंगे, जो कि नहीं होता है। आपको लगता है कि चुप रहने से आपका अगर स्थायी में परिवर्तन हो जाए, एडहॉक में परिवर्तन हो जाए, तो आप रह सकते हैं। लेकिन जो व्यवस्था आपको आपके पैसे तक नहीं दिलवा सकती, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहूंगी, किसी भी मतलब शिक्षक संगठन का, जो लोग आपके लिए अब नहीं लड़ रहे हैं, जब आप 1 साल से धक्के खा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको रोजाना जलील किया जा रहा है, आपको ये नहीं पता है कि आपको नौकरी, ये जो 8,000 की 6,000 की नौकरी है, वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, जब आप इस स्थिति में हैं और जो व्यवस्था आपके साथ अब नहीं खड़ी है, तो अगर आपको लगता है कि वो व्यवस्था आपके चुप रहने से बदल जाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि व्यवस्था चुप रहने से बदलती नहीं है। ये हम लोगों की ही गलती है कि हमारे को आज तक टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं मिला है, कि हमारे को आज तक 1 साल तक वेट करना पड़ रहा है पैसे का, क्योंकि हम लोग चुप थे। ठीक है, ये हमारी ही गलती है कि एनसी वेब ने क्यों लगाकर एक लाइन लगाकर गेस्ट टीचर्स को अपॉइंटमेंट दी। ये हमारी गलती है क्योंकि हम लड़े नहीं वहां पर। जब मैं पिछले 2019 में वहां पे लड़ी थी अपने साथियों के साथ में, तो 2020 का और 21 का आप अपॉइंटमेंट देख लीजिए, एडहॉक पैनल का बकायदा वहां पे नोटिस निकला है कि उसके हिसाब से आप परिवर्तन मतलब अपॉइंटमेंट करेंगे। तो व्यवस्था लड़ने से परिवर्तित होगी, चुप बैठने से आपको हमेशा शोषण का ही सामना करना पड़ेगा, आपको कोई बदलाव कुछ नहीं मिलेगा। जो आपको नीचे दबा चुके हैं, ठीक है, आप उनके सारे काम करिए, आप उनका चाहे तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो, चाहे 15 रुपए से आप चाहे 10 रुपए की कॉपी चेक करना हो, आप सब चेक करिए, लेकिन वो व्यवस्था को लगातार दबाएगी। अभी तो ये बात हो रही है ना समायोजन की, कि समायोजन करेंगे, तो 10 सालों से तो गेस्ट फैकल्टी भी पढ़ा रहा है, फिर उसका भी समायोजन करिए, लेकिन उसको आप एक्सपीरियंस भी नहीं देंगे और वो सीधे सीधे सिरे से खारिज हो जाएगा। अभी एसओएल में चुप रहने की जो बात है उसी पर मैं बता रही हूँ कि एसओएल में अपॉइंटमेंट कितने लोगों का हुआ है ये पता ही नहीं है। 2021 का जो सेशन हम लोग इस समय पढ़ा रहे हैं, मैं और आप, उसके लिए एसओएल ने कब कहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेकर आया है, किसको रिक्रूट किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने जो एसओएल में पढ़ाते थे और उनको रिजॉइनिंग नहीं मिला है। तो आप अगर व्यवस्था से नहीं जूझेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है, और जी उससे आरती बेहतर जी, मिल सकता है। जी जी आरती जी, अगर हमारे किसी साथियों को कुछ बातें अभी भी नहीं समझ में आई है, तो मैं बैठे बैठे आपकी बात जो सुन रहा था, तो मैं सोच रहा हूं कि ये एक आंकड़ा भी आपको मैं पेश कर दूं कि हमें पूरे सेमेस्टर में यानी 6 महीने में जो मैक्सिमम क्लास मिल सकते हैं एज ए गेस्ट टीचर, वो मिलते हैं 50, और हमें मिलते हैं 1500 रुपए एक क्लास का, यानी 75,000 रुपए 6 महीने की हमारी कमाई हुई।
जिसमें से 10,000 या 15,000 रुपए तकरीबन वो टैक्स में काट लेते हैं। पता नहीं वो टैक्स का पैसा क्यों कटता है, कहाँ जाता है। यानी मान के चलिए अगर 60,000 या 65,000 रुपए अगर हमें 6 महीने के लिए मिलते हैं तो हमारी आमदनी हो गई 10 से 11,000 रुपए। हमारा रूम का किराया पड़ता है 6,000 रुपए कम से कम, जहां पे आप रह सकते हैं, और 6,000 रुपया कम से कम खाने के लिए आपको चाहिए। जो मैं स्याही इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मटेरियल के लिए मैं फोटो कॉपी करा रहा हूं, जो लाइब्रेरी जा रहा हूं, इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते। तो आप एक बात बताइए, पीएचडी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस पढ़ाने के लिए किसी टीचर को 1,00,000 रुपए मिलता है और किसी टीचर को 10,000 रुपए में मिलता है, और वो भी 10,000 रुपए मिलने में साल से 2 साल लग जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में ये जो शिक्षा की जो हालत है, और खासकर जो टीचरों की जो हालत है, गेस्ट टीचरों की, ये क्या है। और हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने नाम के नीचे डॉक्टर अभय कुमार गेस्ट टीचर, डॉक्टर आरती रानी प्रजापति एसोसिएट प्रोफेसर लिखे, लेकिन हमारी हालत, हमारे एक दोस्त कहते हैं कि आपकी हालत कबाड़ी वाले से भी खराब है, क्योंकि कबाड़ी वाला या सब्जी बेचने वाला कम से कम शाम को अगर 500 की सब्जी बेचता है तो उसे 600 या 700 रुपए या 800 रुपए उसको शाम को मिल सकते हैं, लेकिन आपको ये पैसे नहीं मिलते हैं। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर आप आरती जी के घर में आप देख रही हैं, अम्बेडकर जी की विचारधारा हो या फूले की विचारधारा हो, उन्होंने भारत में जो असमानता है, जो इनइक्वलिटी है, उसके रूट में जो बहुजन समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब तबका है, उसको शिक्षा से महरूम रखने को भी बहुत ही अच्छे तरीके से रेखांकित किया है। तो ये सारा का सारा सिस्टम आप देख लीजिए किस तरह से स्ट्रेटा, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तरह तरह के एजुकेशन के सिस्टम। कोई जो है बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, कोई उस कॉलेज में पढ़ता है जहां पे स्विमिंग पूल है, जहां पे उसको बड़े बड़े लोग पढ़ाते हैं, जहां 5 लाख 10 लाख रुपए का उसकी फीस है। और एक ऐसा भी स्कूल है जहां के बच्चों के पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं है जिससे वो क्लास ले सके। और इस बीच में बात होती है भारत की कि भारत में मेरिट वाले लोगों को आगे आना चाहिए और भारत को एक दिन विश्व गुरु बनाना चाहिए। आरती जी ने भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इस बातों को उन्होंने उठाई है। मैं भी इनसे इंस्पायर होकर मैं भी कुछ कुछ करता हूं, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, ना एस्टेब्लिशमेंट के लोग सुन रहे हैं और ना तथाकथित टीचरों के जो संगठन है वो सुन रहे हैं। तो इसी मकसद के साथ हम लोगों ने सोचा कि इस पे गुफ्तगू की जाए। और मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं कि बात सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेस्ट टीचर की नहीं है, ये दूसरे विश्वविद्यालयों में सेम फोटोकॉपी जो सूरत हाल है आपको देखने को मिल सकता है। पटना यूनिवर्सिटी में, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यही हाल है। तो इसलिए हम सब लोगों को अपनी लड़ाई के लिए एकत्रित होना पड़ेगा और संघर्ष ही जिंदगी है, रेजिस्टेंस इज एग्जिस्टेंस। सो आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हम लोगों के साथ बातचीत की और लोगों को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए, लोगों को आंदोलित होने के लिए कहा। आरती जी के साथ आप सब लोग जुड़िए और हम फिर आरती जी को इस बहुत सारे मुद्दों पे हम फिर इनको बुलाएंगे। और आप लोग भी ये जो बहुत ही अहम गुफ्तगू हुई है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो ये खामोशी का जो एक जो माहौल बना हुआ है इसको कहीं ना कहीं से तोड़ा जा सके। आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये फेसबुक लाइव यहीं पे खत्म होता है। आरती जी शुक्रिया। शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया।